हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कस्टम्स एक्ट की, और लास्ट लेक्चर में हमने टैक्सेबल इवेंट वाला जो टॉपिक है इसमें यूज़ होने वाले सारे टर्म्स की बात की। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, एक्सचेंज रेट्स कैसे डिफाइन होते हैं, होम कंजम्पशन क्या है, वेयरहाउसिंग क्या है, ये सारे टर्म्स पे बात हो गई थी। तो अब हम इन सेक्शंस को डिटेल में समझ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मेजरली तो सेक्शन 15 है, सेक्शन 16 में एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं सेक्शन 15 से, दैट इज़ रिगार्डिंग टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स। और देखिए इम्पोर्ट वाले केस में जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि फ़्लो क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहले जो पर्सन इन चार्ज आ रहा है वो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करता है, फिर उसके बाद एंट्री इनवर्ड्स ग्रांट होती है, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टर है वो बिल ऑफ एंट्री या इनवर्ड बिल जो भी आप बोलो उसको वो फाइल करेगा, या इम्पोर्ट बिल, एंड देन उसके बाद क्लियरेंसेस होंगे। तो ये सब प्रोसीजर हम देख रहे थे। अब सेक्शन 15 यही बता रहा है कि टैक्सेबल इवेंट इसमें से है क्या, मतलब कौन सी डेट को हम रेफरेंस डेट माने जिस डेट पे जो भी ड्यूटी का रेट चल रहा होगा वो एप्लीकेबल माना जाएगा। बिकॉज ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक से ज़्यादा हो रहे हैं। एक तो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट फाइल हो रहा है, तो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट की जो डेट है वो अलग होगी, एंट्री इनवर्ड्स की डेट अलग होगी, बिल ऑफ एंट्री की डेट भी अलग होगी। तो फिर कौन सी डेट को हम रेलेवेंट डेट माने वो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है। सबसे पहले सेक्शन 15 इंपोर्ट की जब बात कर रहा है तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वो यही फ्लो को ध्यान में रख के बात कर रहा है। और उसमें फर्स्ट सिचुएशन क्लियर की है जब आपने गुड्स को इंपोर्ट किया और आप क्लियरेंस करवा रहे हो फॉर होम कंजम्पशन। तो अगर हम होम कंजम्पशन की बात करें और यही फ्लो अगर फॉलो होता है 1, 2 एंड 3, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर क्लियरेंस या फॉर होम कंजम्पशन फाइल की जाती है उस डेट पे जो भी रेलेवेंट रेट ऑफ ड्यूटी या वैल्यूएशन होगा गुड्स का वही एप्लीकेबल रहेगा। सो दिस इज द रेलेवेंट डेट। ठीक है, आप पहले तो ये ध्यान रखो, दिस इज द रेलेवेंट डेट। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई फॉर होम कंजम्पशन उस दिन टैरिफ में जो भी रेट चल रहा होगा वो रेलेवेंट रेट माना जाएगा और उसी को हम रेलेवेंट डेट मानेंगे, ऐसा यहाँ पे फाइनल कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक प्रोविज़ो है। ठीक है, प्रोविज़ो प्रोवाइडेड दैट, एक कंडीशन दे रखी है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो प्रोविज़ो यहाँ पे दे रखा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो प्रोविज़ो है क्या वो आपको बता देता हूँ। अब बिल ऑफ एंट्री का जो फाइलिंग का जो सिचुएशन है, नॉर्मली जैसे हम बात कर रहे थे कि पहले एंट्री इनवर्ड्स ग्रांट होती है, उसके पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल होता है और उसके बाद बिल ऑफ एंट्री हम फाइल करते हैं। अब ये अलाउ किया गया है कि अगर किसी को बिल ऑफ एंट्री एडवांस में फाइल करनी हो इस पॉइंट पे, मतलब एंट्री इनवर्ड से पहले यहाँ पे, तो वो भी पॉसिबल है। बट उसमें कंडीशन रखी है कि आपकी शिप या आपका एयरक्राफ्ट या वेसल जो भी है, अगर वो आने वाला है एक पर्टिकुलर डेट पे और आपको डेट पता है कि इस डेट तक तो शिप आ जाएगी, तो उस डेट के प्रायर 30 डेज़ में, जस्ट उसके पहले वाले 30 डेज़ में कभी भी आप बिल ऑफ एंट्री एडवांस में फाइल करके रख सकते हो। तो उसमें सिचुएशन ये हो जाएगी कि पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी, उसके बाद जब शिप पोर्ट पे आएगी तब उसे एंट्री इनवर्ड्स ग्रांट होगा। तो ये रिवर्स सिचुएशन हो जाएगी। अब ऐसे में फिर हम टैक्सेबल इवेंट किसको माने, बिल ऑफ एंट्री की डेट को या एंट्री इनवर्ड्स की डेट को या कुछ और। तो उसमें प्रोविज़ो जो प्रोवाइडेड दैट वाला मैंने आपको पॉइंट बताया वो ये बोलता है कि ऐसे में ये मान लिया जाएगा कि अगर बिल ऑफ एंट्री एंट्री इनवर्ड से पहले फाइल होती है तो बिल ऑफ एंट्री की जो डेट है वो मान ली जाएगी द डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स ओनली। मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोला है कि द बिल ऑफ एंट्री शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड ऑन द डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स, मतलब उससे पहले फाइल हुई है ऐसा हम नहीं मानेंगे। ये एग्जाम्पल मैं एक डेट के साथ लेता हूँ तो आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल कर दी 25 जनवरी 2022 को, ठीक है, और एंट्री इनवर्ड्स जो ग्रांट हुआ वो हुआ 5 फेब 2022 को। तो क्योंकि आपने बिल ऑफ एंट्री एडवांस में फाइल की है तो बिल ऑफ एंट्री की जो एक्चुअल फाइलिंग डेट है उसको इग्नोर किया जाएगा और ऐसा मान लिया जाएगा, डीम्ड लिखा हुआ है एज इफ़ कि ये बिल ऑफ एंट्री जो है वो कब फाइल हुई है, वो 5 फेब को फाइल हुई है। तो 5 फेब ही बिल ऑफ एंट्री की फाइलिंग डेट मानी जाएगी। इन शॉर्ट वही अपनी रेलेवेंट डेट हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, एंट्री इनवर्ड्स को दी जा रही है। अब जो मैंने आपको पहले नॉर्मल प्रोविज़न बताया जहाँ पे एंट्री इनवर्ड्स एंड देन बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, वहाँ पे उन्होंने बोला था बिल ऑफ एंट्री की डेट। फिर उसके बाद जो प्रोविज़ो है, प्रोविज़ो में बोला बिल ऑफ एंट्री की डेट पहले और फिर उसके बाद एंट्री इनवर्ड्स अगर होता है तो फिर इस डेट को प्रायोरिटी देंगे। प्रोविज़ो में तो यही बोल रहे हैं। तो आप इन शॉर्ट ऐसे याद रख सकते हो, सिर्फ याद रखने के लिए सेक्शन में लैंग्वेज नहीं लिखी। इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि इन दोनों में से विच एवर इज़ लेटर, दोनों में से जो भी बाद में हो रहा है ना,
वही डेट एक्चुअली में रेलेवेंट डेट आ रही है। क्लियर है? तो ये जो हम सिचुएशन देख रहे थे, ये इंपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट हम करवा रहे हैं, तो जो क्लियरेंस हो रहा है दैट इज़ फॉर होम कंजम्पशन, नॉट फॉर वेयर हाउसिंग। तो उसमें ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमने देख ली। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद जो सेकेंड सिचुएशन है सेक्शन 15 में, वहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप क्लियरेंस करवा रहे हो फॉर वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के केस में हमने देखा है कि जो बिल ऑफ एंट्री है वो 2 बार फाइल होती है। ठीक है? तो एक जो बिल ऑफ एंट्री है दैट इज़ कॉल्ड द इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का मतलब वो बिल ऑफ एंट्री जब आप फॉर वेयर हाउसिंग करवाने के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो, और फिर जब वेयर हाउसिंग के बाद आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस करवाओगे, तो उसको जो हम बोलेंगे दैट इज़ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। अब ये एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्यों बोल रहे हैं और इनटू बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, इस पर भी हमने बात की थी। बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पे आपको एक बैंक गारंटी देनी पड़ेगी कि हम जब फ्यूचर में होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को क्लियर करवाएंगे तो हम पूरा पेमेंट क्लियर करेंगे, इसकी बैंक गारंटी दे रहे हैं कि अगर हमने नहीं पे किया तो बैंक से आप पैसा वसूल कर सकते हो। तो कस्टम अथॉरिटीज़ को कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिट रहेगा कि चलो पैसा अपना सेफ है। और एक्स बॉन्ड का मतलब ये है कि अब तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा के लेके जा रहे हैं, तो जो बॉन्ड फाइल किया था उसको अब कर देते हैं कैंसिल। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो वेयर हाउसिंग वाली सिचुएशन में बोला है कि जो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री है जो आप क्लियरेंस के लिए फाइनली फाइल करते हो, वो जिस डेट पे फाइल होगी उसी डेट को हम क्या बोलेंगे? द रेलेवेंट डेट। और उस दिन टैरिफ में जो ड्यूटी बनती होगी वो ड्यूटी लग जाएगी। क्लियर? ये समझ आ गया? तो ये है आपका सेक्शन 15 जिसमें मैंने सारी कंडीशंस आपको बता दी। ए और बी में, ए पॉइंट में पूरा हम होम कंजम्पशन की बात कर रहे थे, बी पॉइंट में हम बात कर रहे थे वेयर हाउसिंग की, और ये सी पॉइंट ओपन एंडेड है कि अगर और कोई सिचुएशन हो तो फिर जिस दिन ड्यूटी पे होगी उसी दिन को रेलेवेंट डेट मान लिया जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सब सेक्शन में ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो प्रोविजन है सेक्शन 15 का, दिस डज नॉट अप्लाई टू बैगेज एंड पोस्ट, क्योंकि इसके अपने अपने अलग सेक्शंस बने हैं। बैगेज के लिए 77 से 81 है, पोस्ट के लिए 82 से लेके 84 के बीच में है। तो ये सब सेक्शंस में उनकी स्पेसिफिक स्टोरी बोली हुई है, तो हमें यहाँ उन चीज़ों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही रीज़न है और कुछ नहीं। क्लियर? तो ये आपका सेक्शन 15 यहाँ पे कंप्लीट। ये एक इलस्ट्रेशन है जो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। जो अभी मैंने समझाया उसी का एक और एग्जाम्पल, तो आपको रिलेट करने में काम आ जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन 16 पे। सेक्शन 16 एक्सपोर्ट की बात करता है। अब यहाँ पे वेयर हाउसिंग और होम कंजम्पशन का क्लियरेंस होना नहीं है, सीधा सीधा एक्सपोर्ट हो जाने वाला है। तो इसमें ये बोला गया कि एक सेक्शन 50 में हमने बात की थी, दैट इज़ द शिपिंग बिल। तो शिपिंग बिल का एक ट्रांजैक्शन होता है जो एक्सपोर्ट बिल है। जैसे बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के केस में था, वैसे ही शिपिंग बिल जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट के केस में होता है। तो वो उस सिचुएशन में बोला कि अगर आप शिपिंग बिल फाइल करके एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रेलेवेंट डेट कौन सी मानी जाएगी? शिपिंग बिल की डेट को रेलेवेंट नहीं माना गया है। वहाँ पे ये बोला हुआ है कि जिस दिन आपको क्लियरेंस मिल गया, ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस, कि हाँ भाई शिप के ऊपर गुड्स लोड कर दो और शिप को जाने दो, वो जो क्लियरेंस मिलता है वो कौन से सेक्शन में मिलता है? सेक्शन 51 में। तो जिस दिन क्लियरेंस मिला ना उसको रेलेवेंट डेट माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। और अदरवाइज अगर और कोई सिचुएशन हो तो सेम, जिस दिन ड्यूटी पे की है उसी दिन को अपने रेलेवेंट डेट मानेंगे। क्लियर ये चीज़? तो ये सिचुएशन यहाँ पे बताई। फिर आगे वही बैगेज और पोस्ट के ऊपर ये सेक्शन 16 भी एप्लीकेबल नहीं है, वो भी क्लैरिफाई कर दिया। तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक था टैक्सेबल इवेंट का सेक्शन 15 और 16, वो यहाँ पे आके अब कंप्लीट हुआ है। तो आई होप आपको सारी कंडीशंस अब सही तरीके से रिलेट हो गई होगी। बाकी कुछ पॉइंट्स बचे हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला एक पार्ट है एंटी डंपिंग ड्यूटी के कुछ सेक्शंस है। अब ये एग्जीक्यूटिव के मटेरियल में नहीं है, फाइनल के मटेरियल में है जो ये पेज 13 पे आपको दिख रहा है। तो वो मैं आज के लेक्चर में कवर अप नहीं करने वाला हूँ, उसको हम एक अलग से एक लेक्चर में बाद में ऐड ऑन करूँगा और उसमें ये चीज़ें भी डिस्कस करवा दूंगा। तो फाइनल वाले स्टूडेंट्स का अगर ये टॉपिक अभी पेंडिंग रहता है तो आप इसको होल्ड पे रख सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बाकी की चीज़ें इस चैप्टर में पूरी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल और एग्जीक्यूटिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, और जो भी हमारा डाउट्स का डिस्कशन का सेशन होगा उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें फिर कंप्लीट कर लेंगे, आपके एंड से भी अगर कुछ पॉइंट्स आते हैं तो। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, इसको यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।